सूरज अब मशरिक से काफी उबर चुका था। जंगल पर धूप फैल गई थी। सर्दी की वजह से उसकी तमाज़त बड़ी बली मालूम हुई। चलते चलते प्रमोद अचानक रुका और उसने एजाज को भी बाजू से पकड़कर रोक लिया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे आसार थे जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है मेजर? एजाज हैरत से बोला। तुमने आवाजें नहीं सुनी? कैसी आवाजें? कुत्तों के भौंकने की? नहीं तो, एजाज बोला। और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे वो कहना चाहता हो कि जनाब आपके कान तो नहीं बच रहे हैं, यहाँ कुत्ते कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन दूसरे ही सानिये वो उछल पड़ा। हवा के दोष पर आती हुई वो आवाजें इस मर्तबा उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। ये तो वाकई। एजाज आलमी हैरत में अपना जुमला पूरा नहीं कर सका। आवाजें फिर सुनाई दी और इस मर्तबा उनकी समत का अंदाजा भी हो गया। वो आवाजें उसी तरफ से आ रही थीं जिधर वो जा रहे थे। प्रमोद की आंखों में वहशियाना सी चमक पैदा हुई। फिर उसने कहा, गालिबन वो लोग कुत्ते लेकर हमारी तलाश में निकले हैं। खुदा की पनाह। फिर अब क्या होगा? वापस दौड़ लगाओ, प्रमोद ने हंसकर कहा। एजाज को इस आलम में उसकी हंसी बड़ी अजीब लगी। बहरहाल उन दोनों ने वापस उसी तरफ भागना शुरू कर दिया। खुदा गरत करे, एजाज के मुंह से निकला। इस तरह कूसने से काम नहीं चलेगा दोस्त, प्रमोद ने फिर हंसकर कहा। वैसे ये आंख मचोली है दिलचस्प। एजाज ने इस ख्याल पर कोई राय जन नहीं की। वो प्रमोद तो था नहीं कि ऐसी हंगामी और खतरनाक सूरत हाल से उसके किसी जज्बे को तस्कीन मिल सकती। वो तो प्रमोद ही था जिसे इस किस्म के खतरनाक खेल पसंद थे। वो बेतहाशा भागते रहे। दरख्तों से टूटी हुई खुश्क टहनियां और पत्ते उनके पैरों के नीचे आकर कड़कड़ा रहे थे, लेकिन दुश्मन इतनी दूर था कि वो आवाजें उस तक नहीं पहुंच सकती थी। दौड़ते दौड़ते वो दोनों अचानक रुक गए, क्योंकि अब उस तरफ से भी कुत्तों के भौंकने की खतरनाक आवाजें आ रही थी। अब इस तरफ मुड़ जाओ, प्रमोद ने हाथ से इशारा किया। वो दाईं तरफ मुड़कर दौड़ने लगे, लेकिन जल्द ही उस तरफ से भी कुत्तों की आवाजें आने लगी और वो एक झटके से रुक गए। प्रमोद की आंखों में नजर आने वाली वहशियाना सी चमक में इजाफा हो गया था। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, अब वापस मुड़कर भागना बेकार है। वो सामने जो दरख्त नजर आ रहा है वो इतना ही घना है जितने घने दरख्त पर हम रात गुजार चुके हैं। बस उसी पर चढ़ जाओ अल्लाह का नाम लेकर। एजाज अपना निचला होंठ चबाने लगा। परेशानी, गुस्से और चिल्लाहट ने उस पर बैक वक्त यलगार की थी। वो और प्रमोद उस दरख्त पर चढ़ गए। उन्होंने खुद को घने पत्तों में छुपा लिया और किसी ऐसे वाक़े का इंतजार करने लगे जिसका इल्म कुदरत ही को होगा। ये बात तो साफ जाहिर थी कि दुश्मन ने इस जंगल को चारों तरफ से घेर कर बढ़ना शुरू कर दिया था, मगर ये मुनज़्ज़म यलगार क्या मानी रखती थी? क्या उन लोगों को यकीन था कि वो दोनों इसी जंगल में छुपे हुए हैं? अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो, प्रमोद ने सरगोशी की। एजाज ने कुछ कहे बगैर रिवॉल्वर निकालकर प्रमोद को दे दिया। प्रमोद फिर बोला, ये मैंने इसलिए लिया है कि वक्त पड़ जाए तो तीनों गोलियां काम में ला सकूं। तुम्हारा एक आध निशाना खता भी हो सकता है। एजाज ने सर हिला दिया। वो आवाजें अब काफी करीब आ चुकी थी। कुत्तों ने आसमान सर पर उठा रखा था। उनके साथ ही आदमियों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, मगर अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। एजाज दम साधे बैठा था और प्रमोद की चमकती हुई आंखें अतराफ का जायजा लेने में मसरूफ थी। वक्त गुजरता रहा और फिर वो आवाजें दूर होती चली गई। तकदीर ने यावरी की थी कि उन कुत्तों की कोई पार्टी इधर नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल उसे इत्मीनान की कतई मंजिल नहीं समझा जा सकता था। इस बात का इम्कान था कि कोई पार्टी पलट आती। बहरहाल वो दोनों दम साधे बैठे रहे और सूरज आसमान पर ऊंचा और ऊंचा होता चला गया। 1.5 घंटा गुजर चुका था, लेकिन कोई पार्टी इस तरफ नहीं आई थी। रसीदा बहुत बुलाई वाले बखैर गज़श्त। एजाज ठंडा सांस लेकर बोला, लेकिन अभी इसी दरख्त पर एक आध घंटा और गुजारना होगा। क्यों? एहतियातन। कुछ देर खामोशी रही और इसके बाद प्रमोद फिर बोला, मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर वो 50-60 आदमी थे। इस पर हम हैरत के सिवा और क्या कर सकते हैं? एजाज ने सर खुजाते हुए कहा। 1 घंटा और गुजर गया। प्रमोद ने घड़ी देखी। 11 बजने वाले थे। अब वो दोनों उस दरख्त से उतरे। भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। तकरीबन 24 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब किधर चला जाए? एजाज एक तवील सांस लेकर बोला, जंगल ही में आगे चलते हैं। जंगल से निकलना खतरनाक होगा। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। एजाज ने कदम उठाते हुए कहा, इस जंगल में खरगोश काफी हैं। उनका शिकार किया जा सकता था, लेकिन कैसे शिकार किया जा सकता था? एजाज ने उसकी बात काटते हुए कहा, गोली चलने की आवाज उन लोगों को खबरदार कर देगी। चाकू से कैसे? एजाज ने हैरत से कहा। हो सकता है, प्रमोद ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम कच्चा गोश्त खा सकोगे? लकड़ियां जलाकर भून लेंगे। मेरे पास माचिस है और धुआं जो उठेगा, क्या उससे दुश्मन की तवज्जो हमारी तरफ मबजूल नहीं होगी? इतनी खुश्क लकड़ियां हैं यहाँ, बहुत कम धुआं होगा। कम धुआं भी दुश्मन को दिखाई दे सकता है। देखा जाएगा, एजाज ने पहलू बदल कर कहा।
भूख उसे बहुत परेशान किए हुए थी। दरअसल गुज़िश्ता दोपहर को भी उसने बहुत हल्की किस्म की ग़िज़ा खाई थी और सुबह नाश्ते में सिर्फ एक उबला हुआ अंडा खाकर चाय पी ली थी। तुम्हारी मर्जी, प्रमोद ने कहा। मेरा चाकू तुम्हारे पास है, लाओ। ये हकीकत थी कि प्रमोद महज एजाज़ी की वजह से मोहतात रहना चाहता था, वरना खतरात से बहुत ज्यादा बचने की कोशिश तो उसकी फितरत ही के खिलाफ थी। अब वो दोनों खरगोश की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। प्रमोद ने चाकू खोलकर अपने दाहिने हाथ में संभाल रखा था। जल्दी एक खरगोश नजर आ गया। वो उन दोनों को देखकर उछलता हुआ एक झाड़ी की तरफ भागा, लेकिन उसे झाड़ी के करीब पहुंचना भी नसीब न हुआ। प्रमोद के हाथ ने बिजली की तरह हरकत की थी और दूसरे ही लम्हे तेजदार का नोकीला चाकू खरगोश के पेट को छेदता हुआ नरम जमीन में धंस गया था। खरगोश जहाँ था वहीं फड़कने लगा। एजाज के मुंह से हैरत ज़दा सी आवाज निकल गई। भागते हुए खरगोश को चाकू से इस तरह निशाना बनाना चाकू जनी की मेराज थी। प्रमोद ने झपट कर खरगोश को पकड़ा और चाकू उसके पेट से निकालकर उसकी गर्दन पर चला दिया। इसी तरह एक खरगोश और शिकार किया गया। इन मासूम जानवरों को इस तरह मार लेना प्रमोद को पसंद नहीं था, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही थी कि उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। अगर उसकी अपनी भूख की बात होती तो शायद वो इस बर्बरियत को गवारा न करता। दूसरे लोग इससे मुत्तफिक हों या न हों, लेकिन वो इन छोटे छोटे जानवरों के शिकार को बर्बरियत ही समझता था। बहरहाल खुश्क लकड़ियां जमा करके आग जलाई गई और दोनों खरगोश भुने गए। इस दौरान में दुश्मन की आमद का दड़का बराबर लगा रहा। फिर उन दोनों ने उस गोश्त से पेट की आग बुझाई। नमक मिर्च का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही बात गनीमत थी कि कच्चा गोश्त नहीं खाना पड़ा था। प्यास बुझाने के लिए 2-4 जंगली फल खाए गए। जो आग जलाई गई थी वो एक छोटा सा गड्ढा खोद कर दफन कर दी गई, वरना उसके सुलगते रहने से धुआं उठता ही रहता। अब वो दोनों आगे चल पड़े थे। उन्होंने एक एक सिगरेट जला ली थी। पेट भरा हुआ होने की वजह से हर कश सुरूर बख्शता रहा। कोई 10-15 मिनट तक चलते रहने के बाद अचानक एजाज ने कहा, वो देखिए, बेर का दरख्त मालूम होता है। हाँ, है तो बेर ही का। फिर क्या ख्याल है? थोड़े से तोड़ लेंगे। लेकिन अभी वो इस दरख्त से 10-15 कदम के फासले पर थे कि कदमों की आहट सुनाई दी। किसी आदमी का कहकहा भी सुनाई दिया। दूसरे ही सानिये प्रमोद एजाज का हाथ पकड़कर तेजी से एक घनी झाड़ी की ओर में हो गया। अगर चंद सेकंड की भी ताखिर हो जाती तो वो लोग उन्हें देख लेते, जो सामने वाली झाड़ी की आड़ से निकल कर सामने आए थे। उनकी तादाद 6 थी। उनमें से 2 के पास राइफलें थी और 4 खाली हाथ थे। ये सोच लेना हिमाकत ही होती कि उनकी जेबों में भी रिवाल्वर नहीं होंगे। भाई, मुझे तो यकीन है कि वो दोनों किसी न किसी तरह इस जजीरे से निकल जाने में कामयाब हो चुके हैं। एक आदमी कह रहा था, अगर वो यहीं कहीं होते तो बच नहीं सकते थे। 250 आदमियों ने उन्हें तलाश किया है। जजीरे का एक एक चप्पा देखा गया है। प्रमोद हैरत से दम बखुद रह गया। ये बात इसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि उनकी तलाश में 250 आदमी सरगर्म रहे हैं। हैरत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इतने आदमी आए कहाँ से थे। वो सब बेरी के नीचे रुक गए थे। उनमें से किसी ने कहा था कि बेर खाए जाएं और दूसरे ने उस पर साद किया था। बेरी काफी झुकी हुई थी, इसलिए वो खड़े खड़े बड़ी आसानी से बेर तोड़ सकते थे। वो बेर खाते रहे और उनकी बातों का सिलसिला जारी रहा। मौजूए गुफ्तगू प्रमोद और एजाज ही थे। लेकिन वो दोनों जजीरे से कैसे निकल सकते हैं? लांचों पर तो हमने कब्जा कर लिया था, लेकिन अगर वो जजीरे पर होते तो अब तक मिल ही जाते। तो क्या उन्होंने समंदर में कूद कर खुदकुशी कर ली होगी? मुमकिन है वो तैरते हुए निकल गए हों। यहाँ से बंदरगाह तक बड़े तंजिया लहजे में कहा गया। फिर एक और आदमी बोला, अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि वो दोनों जजीरे से निकल गए हैं तो फिर ये भी तय है कि मास्टर स्कॉट की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। वो क्यों? फ्यूना और ग्रेटर में मास्टर स्कॉट की रिहाई के बारे में गुफ्तगू हुई थी और उस वक्त मेजर प्रमोद उनके साथ ही था। सुना है मास्टर स्कॉट को अदालत से गायब किया जाएगा। अदालत से? तहय्युर ज़दा लहजे में कहा गया। हाँ, कल ही तो मास्टर स्कॉट को अदालत में पेश किया जा रहा है, लेकिन अदालत से गायब करना कैसे मुमकिन है? हिफाजती इंतजामात तो वहाँ भी होंगे। अब जो कुछ भी हो, लेकिन मैंने यही सुना है कि उन्हें जेल से रिहा कराना बहुत मुश्किल है। इसकी बनिस्बत अदालत में ये काम आसानी से हो सकेगा। खैर, आसानी से तो हरगिज नहीं हो सकेगा। बहरहाल कोई ना कोई स्कीम बनाई जा चुकी है, इसलिए ग्रेटर को बी ग्रुप में मुंतकिल किया गया है। ग्रेटर में ऐसी क्या खास बात है? कोई बात तो होगी, ये मुंतकिली खामखा नहीं हो सकती। जो बात भी हो वो कल तक सामने आ ही जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि मास्टर स्कॉट को रिहा करा के यहीं लाया जाएगा। यहाँ जजीरे पर? हाँ, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से मालूम हो गई? हमारे ग्रुप के इंचार्ज कौन है? हाँ, वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। बस तो फिर तुम लोगों को मेरी मालूमात पर हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मास्टर स्कॉट को जजीरे पर क्यों लाया जाएगा?
اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو مجھے اس کا علم نہیں، صرف یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک محفوظ ترین مقام ہے، لیکن اگر وہ دونوں شیطان یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو پھر یہ جزیرہ اب محفوظ نہیں رہ گیا۔ اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ریڈ ون نے جزیرے کی چاروں طرف حفاظتی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ ریڈ ون اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ جزیرے کو آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پرمود اور اعجاز جاڑی کی اوٹ میں دم سادے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پرمود کی آنکھوں میں بڑی خوفناک سی چمک تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے شکار پر جپٹ پڑنے کے لیے مضطرب ہو۔ اس کی انگلیاں برابر کھلنے اور بند ہونے لگی تھی۔ دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ دشمن کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دے، لیکن بعض اوقات احتیاط کے تقاضے کچھ اور ہی ہوتے تھے۔ اس وقت بھی احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے اوپر قابو پائے رکھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ اس جزیرے کو کسی خاص مقصد کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پرمود اس مقصد کو جاننے کے لیے بے چین ہو چکا تھا، لہٰذا یہ بات ازحد ضروری تھی کہ بہت خاموشی سے کام کیا جائے۔ اس کے علاوہ سچویشن بھی ایسی نہیں تھی کہ ان لوگوں پر کامیاب حملہ کیا جا سکتا۔ پرمود کے پاس اعجاز کا جو ریوالور تھا اس میں صرف 3 گولیاں تھیں۔ ان سے 3 آدمیوں کو ہلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن 3 آدمی پھر بھی بچ رہتے۔ ان میں سے 2 پر اعجاز اور پرمود ٹوٹ پڑتے، لیکن تیسرے کو اپنا ریوالور استعمال کرنے کا موقع مل ہی جاتا۔ بہرحال پرمود کو خود پر قابو پائے رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارٹی وہاں سے چلی گئی، اور جب ان کے قدموں کی آہٹیں بھی معدوم ہو گئیں تو اعجاز نے اطمینان کا سانس لیا۔ پرمود کے چہرے پر غور و فکر کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ بال بچے ہیں اس وقت۔ اعجاز بولا، ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ رائے کیا مطلب؟ یہ لوگ ریڈ گلفین تو ہرگز نہیں تھے۔ اوہ جی ہاں، میں نے بھی ابھی یہی سوچا تھا کہ یہ لوگ قطعی طور پر مون لینڈ کے باشندے ہیں، اعجاز نے کہا۔ اب اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ ریڈش جاسوسوں نے ان لوگوں کو آلائے کار بنا لیا ہے۔ مجھے اس وقت چند ماہ قبل کے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ کون سے واقعات؟ مون لینڈ میں ریڈش انقلاب لانے کی بڑی زبردست کوشش کی گئی تھی۔ صدر سلان ریڈش پارٹی کی انگلیوں پر ناچنے لگے تھے۔ اس وقت میں نے یہاں کے چند محب وطن فوجی جرنلوں کو اس انقلاب کے شعلوں کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا تھا، اور انہی جرنیلوں نے ریڈش انقلاب کے پرخچے اڑا دیے تھے، ورنہ مون لینڈ اس وقت ریڈ گلف کا اکھاڑا ہوتا۔ بڑی خونریزی ہوئی تھی یہاں۔ ہاں، مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی ریڈش پارٹی کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اذہان پر ریڈش فلسفے کا تسلط ہو گیا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ابھی یہاں سے گئے ہیں انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو ریڈیشزم کے حامی ہیں، اور یہ بھی صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ جزیرے پر وہ لوگ بڑی بھاری تعداد میں موجود ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس جزیرے کو کسی خاص مقصد کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے، پرمود نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ اعجاز ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بعد بولا، اور یہ لوگ ڈیول اسکاٹ کو بھی رہا کرانے والے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح اس جزیرے سے نکل جاتے تو مون لینڈ کی حکومت کو خبردار کیا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ اسے عدالت سے کس طرح اڑائیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، پرمود نے شانے جھٹک کر کہا۔ میں تو اب اس جزیرے ہی پر رکنا پسند کروں گا۔ کیوں؟ اعجاز نے استجابیہ لہجے میں کہا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اس جزیرے سے کیا حاصل کر رہے ہیں، پرمود نے جواب دیا۔ اعجاز کچھ سوچتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ پرمود بولا، ویسے فی الحال ہمارے لیے اس جزیرے سے نکلنا مشکل ہی ہوگا۔ تم ان لوگوں کی باتیں سن چکے ہو۔ جزیرے کے گرد سخت نگرانی قائم کی جا چکی ہے۔ اعجاز سر ہلانے لگا۔ اب بقیہ دن ہم اسی جنگل میں گزاریں گے۔ رات کو میں یہاں سے نکل کر جزیرے کا سروے کروں گا۔ دن کی روشنی میں یہ کام مشکل ہے، لیکن رات کو چاندنی ہوگی، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ رات کی شروع حصے میں چاند نہیں نکلتا۔ تو کیا آپ تنہا؟ ہاں، تم جنگل ہی میں رکو گے، پرمود نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، پرمود نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کام بڑی خاموشی سے کرنا ہوگا، اور جو کام خاموشی سے کرنا ہو اس کے لیے اکیلا ہی آدمی مناسب رہتا ہے۔ اعجاز کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پرمود کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش رکھتا ہو، لیکن پرمود کا انداز تحکمانہ تھا، لہٰذا اس کے بعد اعجاز کے لیے کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ میجر پرمود کو جزیرے میں بھٹکتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی آدمی کی شکل نہیں دکھائی دی تھی۔ سارا جزیرہ بائیں بائیں کر رہا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں پرمود کے سوا کوئی انسان نہ ہو۔ وہ چلتے چلتے دفعتاً ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے کسی قسم کی آہٹ محسوس کی تھی، پھر دوسرے ہی ثانیے وہ اوندے منہ لیٹ گیا۔ کان زمین سے لگا دی اور وہ دمک اسے صاف محسوس ہونے لگی جو آدمیوں ہی کے چلنے سے پیدا ہو سکتی تھی۔
चलने वालों की तादाद के बारे में सही अंदाजा करना मुश्किल था, लेकिन वो कम नहीं मालूम होते थे। प्रमोद छिपकली की तरह रेंगता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से वो आवाजें आ रही थी। अंदाजा यही था कि वो लोग 20-25 गज के फासले पर हैं। उसका ये अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। उसने एक चट्टान के ऊपर से सर उभारा तो वो लोग नजर आ गए। एक कतार थी जो साहिल की तरफ चली जा रही थी। हर आदमी ने अपने कंधे पर एक बड़ा सा बॉक्स उठा रखा था। उन लोगों की चाल जाहिर कर रही थी कि वो बॉक्स खाली नहीं है। 20 के करीब आदमी प्रमोद के सामने से गुजर गए। आखिरी आदमी के कंधे पर कोई बॉक्स नहीं था, अलबत्ता हाथों में एक स्टेन गन मौजूद थी। वो चौकन्ना नजर से चारों तरफ देखता जा रहा था। कदमों की आहट बदतरीज सन्नाटे में मदगम होती चली गई। प्रमोद ने अभी तक अपनी जगह से हरकत नहीं की थी। उसकी काबी निगाह उस सम्त में जमी रही जिधर से वो लोग आए थे। आखिर जब उसे यकीन हो गया कि अब उधर से कोई नहीं आएगा तो वो अपनी जगह से उठा और दबे कदमों उस तरफ बढ़ने लगा जिधर वो लोग गए थे। बक्सों में क्या है, ये सवाल उसके जहन में बराबर गूंज रहा था। कदमों की आवाजें लहजा बलहजा करीब होती चली गईं और प्रमोद एहतियातन फिर जमीन पर लेटकर रेंगने लगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।